हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो सीरीज चल रही है अब की बार टेक्निकल पर पार, उस सीरीज में अपनी आज नेक्स्ट क्लास है, यानी कि करीबन 12 नंबर 13 नंबर क्लास हो चुकी है। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर अपना मोटर चैप्टर चल रहा है। कौन सा? मोटर चैप्टर। और मोटर चैप्टर से जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अपन टच करते हुए चल रहे हैं, यानी कि जो भी कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम एक साथ लेकर चल रहे हैं और उस क्वेश्चन के बारे में अपन विस्तार से बात भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इन पूरी क्लासों को लगातार देख रहे होंगे। ठीक है, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो स्टार्टिंग में लाइक कर करना है, और साथ ही साथ में इस क्लास को आपको हर स्टूडेंट तक शेयर करना है। कोई भी स्टूडेंट हो, ITI कर रहा हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपको हर स्टूडेंट तक तो क्या करना है, इसको शेयर करना है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ में बेल आइकन बनाना है। और किसी भी न्यूज़ के लिए ITI से रिलेटेड हो या कोई भर्ती से रिलेटेड हो, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं बजाएंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए बेल आइकन जरूर बजाना है। ठीक है, और जितनी भी क्लास है सारी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। और मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। कर दिया होगा आपने शेयर, जल्दी शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अपना चैप्टर चल रहा था कौन सा? DC मोटर। कौन सा? DC मोटर। उसमें अपनी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरे नंबर क्लास। अब अपन जो आगे बढ़ते हैं DC मोटर के अंदर, तो DC मोटर में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टार्टिंग से। तो DC मोटर के अंदर क्वेश्चन ये बनता है, अपने किस सिद्धांत पे काम करती है मोटर, वो पढ़ लेता। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि DC मोटर के घूमने की दिशा किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो DC मोटर है उसके घूमने की दिशा चेंज करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है। तो क्वेश्चन बनता है DC मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तित करना, ये क्वेश्चन है। माना कि अब जो DC मोटर है उसके क्या घूमने की दिशा को परिवर्तित करना। अब दोस्तों, ये माना कि DC मोटर का क्या है, भीतर से बैंडिंग वाला डायग्राम है। ये बैंडिंग है, ये क्या है दोस्तों, आर्मेचर है, ये कार्बन ब्रश है। अब ये क्या है, इस प्रकार से हमने इसके लिए क्या दे दी, DC सप्लाई दे दी। क्या दे दी? DC सप्लाई। अब दोस्तों, हमको ध्यान ये देना है कि इस DC मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है। DC मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए जिस प्रकार से यहां से प्लस गया और यहां से माइनस गया, दोस्तों प्लस इधर से गया तो इसकी जो करंट की दिशा है ये इस प्रकार से है, यानी कि इस बैंडिंग के अंदर करंट इस प्रकार जा रही है और इस आर्मेचर के अंदर भी करंट इस प्रकार जा रही है। क्योंकि अपन ने देखो पिछली क्लास में देखा था कि इसमें आर्मेचर व फील्ड, यानी कि फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के अंदर सप्लाई दी जाती है। अब दोस्तों, इसमें दोनों की दिशा इस प्रकार से है। माना कि ये इस समय मोटर सीधी दिशा में घूम रही है, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। तो दोस्तों, अगर ये मोटर सीधी दिशा में घूम रही है, अगर अपन को क्या करना है, इसको विपरीत दिशा में घुमाना है, यानी कि इसके घूमने की दिशा क्या करनी है, परिवर्तन करनी है। और घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए हमें पहला या तो फील्ड में चुंबकीय फ्लक्स की दिशा परिवर्तन करके या दूसरा आर्मेचर की दिशा परिवर्तित करके, यानी कि हम अगर DC मोटर की दिशा को, घूमने की दिशा को परिवर्तन करना चाहते हैं तो या तो आर्मेचर की दिशा परिवर्तन करनी है या हमें फील्ड में करंट की दिशा
परिवर्तन करनी है। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आप करो फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तन, या करो आप आर्मेचर की दिशा को परिवर्तन। लेकिन आप दोनों को परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपने वापस दोनों को परिवर्तन कर दिया, देखो दोस्तों मैं एक बार बताता हूं, आपने ये जो यहाँ पर प्लस दिया है ना, यहाँ पर मैं माइनस देखता हूं दोस्तों। यहाँ पर मैंने दे दिया क्या प्लस, और यहाँ पर दे दिया माइनस, डीसी सप्लाई इस प्रकार से दे दी, यानी कि सप्लाई परिवर्तन कर दी, यानी कि जो सप्लाई की दिशा है वो क्या कर दी, चेंज कर दी। अब दोस्तों सप्लाई दिशा चेंज करने से इसके में करंट की दिशा भी चेंज इस प्रकार से हो गई। देखो दोनों में एक साथ दिशा चेंज हो गई ना। फिर मोटर भी वही दिशा में घूमेगी जिस दिशा में पहले घूम रही थी, यानी कि आप अगर सप्लाई टर्मिनल चेंज कर दें तब भी मोटर की दिशा चेंज नहीं होगी। इसलिए मोटर की दिशा चेंज करने के लिए या तो फील्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज करनी पड़ेगी, या आर्मेचर के अंदर करंट की दिशा चेंज करनी पड़ेगी, तब जाकर के मोटर की दिशा परिवर्तित होगी। यानी कि दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बन गया कि क्वेश्चन है मोटर दिशा घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यकता है, सप्लाई के टर्मिनल परिवर्तन करके, ऑप्शन बी फील्ड में करंट की दिशा परिवर्तन करके, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा क्या, फील्ड में चुंबकीय फ्लक्स की दिशा परिवर्तन करके। दोस्तों ये भी आ गया क्वेश्चन कि घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो ऑप्शन ए में आ गया फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स की दिशा परिवर्तन करके, ऑप्शन बी में आ गया आर्मेचर की दिशा परिवर्तन करके, ऑप्शन सी में आ गया दोनों की परिवर्तन करके, ऑप्शन डी में आ गया किसी एक की परिवर्तन करके। तो क्या होगा, किसी एक की परिवर्तन करके। अब दोस्तों हम किसी एक की दिशा क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, किसकी, किसी एक की। अब दोस्तों हम इस आर्मेचर की दिशा क्या करते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों इस आर्मेचर की दिशा परिवर्तन करने के लिए हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा। देखो ये आर्मेचर है, इसकी दिशा को मैंने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, देखो कर दिया। आर्मेचर की दिशा, करंट की दिशा को मैंने परिवर्तन कर दिया। अब इस प्रकार से करंट इसमें आएगी और वापस इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि इसमें जो करंट की दिशा है वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। करंट की दिशा परिवर्तन होने से इसमें जो फ्लक्स है उसकी दिशा परिवर्तन हो गई, यानी कि दोनों का विपरीत हो गया करंट। अब दोनों का विपरीत करंट होने से ये मोटर उल्टी घूमने दिशा में हो जाएगी, यानी कि अगर मोटर पहले उल्टी घूम रही थी तो ये सीधी घूमने चालू हो जाएगी, अगर मोटर सीधी घूम रही थी तो उल्टी घूमने चालू हो जाएगी। कब, या तो आप आर्मेचर का चेंज करके या फील्ड का चेंज करके। अब मैंने आर्मेचर का चेंज कर दिया तो मोटर विपरीत दिशा में घूमने लग जाएगी। अब मैं माना कि फील्ड का भी चेंज कर दूं तो मोटर वापस उसी दिशा में घूमने लग जाएगी जिस दिशा में पहले घूम रही थी। मैंने क्या बोला कि किसी दोनों में से एक को ही परिवर्तन करना है। अब दोस्तों माना कि मैंने इसके भी क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। इस प्रकार से मैंने इसकी भी दिशा भी इस प्रकार से कर दी। अब दोस्तों इसमें भी क्या होगा, करंट की दिशा सेम वही हो जाएगी, और करंट की दिशा सेम हो जाएगी तो मैंने क्या बोला, दोनों की अगर हमने दिशा परिवर्तन कर दी तो मोटर वापस उसी दिशा में घूमने लग जाएगी जिस दिशा में मोटर पहले घूम रही थी। इसलिए दोनों में से एक को परिवर्तन करना है। तो दोनों में से हम एक को परिवर्तन करने के लिए हम फील्ड को परिवर्तन कर देते हैं। तो फील्ड में क्या होगा, करंट की दिशा परिवर्तन हो जाएगी, और करंट की दिशा परिवर्तन होने से फ्लक्स की दिशा भी परिवर्तन हो जाएगी, उससे मोटर उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपन को आंसर ये देना है कि दोनों में से एक की दिशा परिवर्तन करके, सप्लाई की दिशा चेंज करने से मोटर की गति, मतलब जो घूमने की दिशा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर है ना, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अगर आपको क्लियर समझ में आया है तो क्लास को लाइक करें सबसे पहले, लाइक करने के बाद में और भी स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकें। बिल्कुल क्लियर है। देखो अगर डीसी मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। किस प्रकार से, या तो आप फील्ड की दिशा को चेंज कीजिए, फील्ड है इसमें करंट की दिशा को चेंज कीजिए, ये फील्ड वाइंडिंग है, या आप आर्मेचर में करंट की दिशा को चेंज कीजिए। इस आर्मेचर के अंदर दोनों में से एक को चेंज करना है। अगर दोनों की चेंज कर दी हमने एक साथ तो क्या होगा, करंट उल्टी दिशा में हो जाएगी। अब ये मोटर हमारी क्या है, इस प्रकार से इसमें करंट जा रही है और वापस इस प्रकार से, यानी कि देखो विपरीत हो गई करंट की दिशा, करंट की दिशा विपरीत होने से मोटर विपरीत दिशा में घूमने लग जाएगी। ये काम हमको करना है।
सप्लाई टर्मिनल परिवर्तन करने से भी मोटर की दिशा चेंज नहीं होगी। बन गए सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको रफ में लग लेना। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना आपको? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है कि मोटर, डीसी मोटर में घूमने की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? यानी कि जो डीसी मोटर है उसमें हम घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए किस नियम को यूज करते हैं? कौन से नियम के अनुसार डीसी मोटर में घूमने की दिशा ज्ञात करते हैं? दोस्तों जनरेटर के अंदर अपन ने पढ़ा था, जनरेटर के अंदर क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम। आपने जनरेटर के अंदर पढ़ा था दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब मोटर के अंदर हम पढ़ते हैं दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यानी कि मोटर के अंदर तो हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जबकि जनरेटर के अंदर पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यानी कि इसमें जो उत्पन्न ईएमएफ है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम जनरेटर के अंदर दाएं हाथ का नियम पे काम करते हैं, क्योंकि जनरेटर के अंदर उत्पन्न क्या हो रहा है? ईएमएफ हो रहा है, और इसमें हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है? जनरेटर के अंदर ईएमएफ मिल रहा है, और मोटर के अंदर आउटपुट में क्या मिल रहा है? आपको घूमने की दिशा मिल रही है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। अब दोस्तों इसमें बाएं हाथ का नियम को क्या बोलता है? डीसी मोटर के अंदर बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि अंगूठा व प्रथम उंगली व मध्य उंगली, यानी कि अंगूठा, प्रथम उंगली व मध्य उंगली को इस प्रकार फैलाया जाए, यानी कि लंबवत कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का, यानी समकोण कोण बनना चाहिए। तो अंगूठा आपका किसकी दिशा है? अंगूठा आर्मेचर की घुमाव, नहीं दिख रहा? एक मिनट, आर्मेचर की घुमाव दिशा, और प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कि जो अंगूठा है वो तो दिखाएगा आपको आर्मेचर की दिशा, घुमाव दिशा, और प्रथम उंगली दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्य उंगली होती है दोस्तों, मध्य उंगली वो दिखाएगी आपको करंट की दिशा। दोस्तों जो मध्य उंगली है वो किसकी दिशा दिखाएगी दोस्तों? करंट की दिशा। ठीक है दोस्तों, अब फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो क्या बोलता है कि अंगूठा प्रथम उंगली व मध्य उंगली को इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि अंगूठा आर्मेचर की घुमाव दिशा व प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मध्य उंगली करंट की दिशा को दर्शाती है। इस प्रकार से मैं इस प्रकार से इसको फैलाता हूं। ये क्या है? बाएं हाथ का नियम। अब इस बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह आर्मेचर घूमता है और ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से करता है, ये करंट जाएगी तब। दोस्तों ये जो मध्य उंगली है ये करंट की दिशा दर्शा रही है, और ये प्रथम उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है, उसके बाद में अंगूठा है आर्मेचर की घुमाव दिशा दर्शा रहा है। अब दोस्तों ये जो करंट, जिस मोटर के अंदर करंट जाएगी तो मोटर के अंदर करंट जाने से चुंबकीय क्षेत्र कटेगा, और चुंबकीय क्षेत्र कटेगा तो आर्मेचर घूमने लग जाएगा। क्लियर दोस्तों? इस नियम के अनुसार मोटर के अंदर घूमने की दिशा को ज्ञात किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि मोटर की दिशा घूमने के लिए किस नियम को यूज करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब क्वेश्चन आ गया कि डीसी जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम को यूज करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
ठीक है दोस्तों। और फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, यानी कि जनरेटर के अंदर जो क्लास लगी थी उसके अंदर पढ़ लिया था दोस्तों। इसके यहां से क्वेश्चन बनता है, और यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि जो डीसी मोटर है उसके घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यकता है। तो डीसी मोटर का जो घूमने की दिशा परिवर्तन करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और वो क्या बोलता है कि अंगूठा और प्रथम उंगली और मध्य उंगली को समकोण पर इस प्रकार फैला जाए कि अंगूठा आर्मेचर की घुमाव दिशा, व प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, व मध्य उंगली करंट की दिशा को दर्शाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां से आता है कि मध्य उंगली डीसी मोटर के अंदर क्या दर्शाती है, तो मध्य उंगली करंट की दिशा को दर्शाती है। क्वेश्चन ये आता है कि अंगूठा डीसी मोटर के अंदर क्या दर्शाता है, तो अंगूठा दर्शाता है दोस्तों आर्मेचर की घुमाव दिशा। उसके बाद में क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रथम उंगली डीसी मोटर के अंदर क्या दर्शाती है, तो प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस स्थिति में होते हैं, समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री कोण बन रहा है इसमें दोस्तों। बस ये अपन को ध्यान रखना है। इससे जितने भी क्वेश्चन बने थे मैंने सारे आपको बता दिए। क्लियर है दोस्तों। डीसी मोटर का जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इससे ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमको अगर डीसी मोटर के अंदर जो बाएं हाथ का नियम है वो मेन का है, मेन आर्मेचर के घुमाव दिशा, यानी कि क्योंकि मोटर अंदर हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, घुमाव दिशा, मतलब घुमाव मिल रहा है, आर्मेचर जो घूम रहा है वो मिल रहा है, तो वो उस पर भी काम कर रहा है। क्लियर है सब कुछ। मिटा दूं मैं सबको, मैं इसको मिटाता हूं। अब दोस्तों आप इसको उतार लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों डीसी मोटर के अंदर जो विरोधी विद्युत भागबल है वो क्या होता है। डीसी मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल। अब दोस्तों अपने जनरेटर चैप्टर के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ है, उत्पन्न ईएमएफ किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ है उसको हम किससे दर्शाते हैं, ईजी से, यानी कि जनरेटिंग ईएमएफ। जो उत्पन्न ईएमएफ है उसको हम किससे दर्शाते हैं, ईजी से। और मोटर के अंदर दोस्तों, मोटर के अंदर दर्शाते हैं हम किससे, ई और बी से, क्योंकि दोस्तों मोटर के अंदर जो है जो क्या होता है, ईबी, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल। क्या होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल। और जबकि जनरेटर के अंदर होता है उत्पन्न ईएमएफ, मतलब जनरेटिंग विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जबकि मोटर के अंदर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब ये दोस्तों विरोध किस प्रकार कर रहा है मैं आपको बताता हूं, एक मिनट बस। अब दोस्तों मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, थोड़ी सी इस प्रकार से मैं इसका कोई डायग्राम बनाता हूं। ये हमने क्या कर दी, इस पर फील्ड वाइंडिंग कर दी। क्या कर दी दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। ये यहां से मैं ऐसा सप्लाई देता हूं। ये बीच में क्या घूम रहा है दोस्तों, आर्मेचर। क्या घूम रहा है, आर्मेचर। ये कार्बन ब्रश लगी दोस्तों, ये कार्बन ब्रश से सप्लाई जा रही है। अब दोस्तों ये कार्बन ब्रश लगी थी और ये मैंने इस पर सप्लाई इस प्रकार दे दी, तो दे दी ना। ये डीसी सप्लाई दे दूंगा मैं इसके लिए, और ये इस प्रकार से ये इनपुट में क्या दे दी हमने, डीसी सप्लाई। अब दोस्तों देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये मोटर का डायग्राम है। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, इसमें फील्ड वाइंडिंग में भी करंट जा रही है और आर्मेचर के अंदर भी करंट जा रही है। दोस्तों फील्ड के अंदर भी करंट है और आर्मेचर के अंदर भी करंट है। अब दोस्तों जो फील्ड के अंदर चुंबक बनेगा, आर्मेचर के अंदर भी चुंबक बनेगा। अब ये मोटर जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो क्या बोलता है, फैराडे का जो विद्युत नियम है वो बोलता है अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को इस प्रकार रखें तो उसमें क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है। तो इस आर्मेचर के अंदर भी क्या उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, ईएमएफ हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, ईएमएफ।
इस आर्मेचर के अंदर भी क्या उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसमें हम सप्लाई और दे रहे हैं, यानी कि एक तो उत्पन्न भी हो रहा है, एक हम अलग से सप्लाई दे रहे हैं ना। तो ये जो सप्लाई हम दे रहे हैं दोस्तों, ये जो उत्पन्न ईएमएफ है वो उसका क्या करता है, विरोध करता है। ये सप्लाई इधर से आ रही है और ये उत्पन्न ईएमएफ इसका क्या कर रहा है दोस्तों, विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध, यानी कि ये जो विरोध कर रहा है वो किसका कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज का। किसका, सप्लाई वोल्टेज का। ये कौन सा नियम बोलता है, ये लेंज का नियम बोलता है। कौन का नियम बोलता है, लेंज का नियम। यानी कि लेंज का नियम क्या बोलता है कि जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करना। कौन सा नियम बोलता है, लेंज का नियम। अब दोस्तों ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है किसका, सप्लाई वोल्टेज का। कौन, ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ। उत्पन्न ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का विरोध कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम विरोधी विद्युत वाहक बल। दोस्तों जो उत्पन्न ईएमएफ जो विरोध कर रहा है उसको बोलते हैं हम विरोधी विद्युत वाहक बल। ये है दोस्तों विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी कि मोटर के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ है वो विरोधी विद्युत वाहक बल है, जबकि जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ है वो जनरेटिंग ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ। ठीक है दोस्तों, अब ये विरोधी विद्युत वाहक बल है, ये किसका विरोध कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज का। अब दोस्तों ये विरोधी विद्युत वाहक बल है, इसको हम दूसरा बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। अगला काउंटर ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं, ये इसके अन्य नाम है। अब दोस्तों विरोधी विद्युत वाहक बल है, जिस समय ये मोटर स्टार्ट हुई उस समय इसका मान तो जीरो था। किसका मान जीरो था, इसका, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या था, जीरो था। क्या था, जीरो, क्योंकि ये जो उत्पन्न होता है ये मोटर स्टार्ट होने के बाद में तो उत्पन्न होता है, पहले तो इसका मान जीरो था और इसका मान जीरो था, इसका मान जीरो होगा। तो अगर इसके अंदर मोटर के अंदर विरोधी विद्युत वाहक बल का मान जीरो है तो इसमें अधिकतम वोल्टेज यानी करंट जाएगी, अधिकतम करंट जाएगी, तो ये मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और इस मोटर जल जाएगी तो इसको बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर क्या यूज क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के समय मोटर के अंदर जो विरोधी विद्युत वाहक बल है उसका मान जीरो होता है, यानी विरोध करने वाला है ही नहीं, और विरोध करने वाला है ही नहीं तो उसके अंदर पूरी करंट जाएगी तो मोटर हमारी जल जाएगी। इसलिए इसका मान धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज का क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज से इसका मान हमेशा कम होता है, कम होता है। दूसरी बात, इसका मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज कम तो होगा, लेकिन मोटर अधिकतम दक्षता पर काम करेगी कब, जब इसका मान सप्लाई वोल्टेज का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किसका, सप्लाई वोल्टेज का। यानी कि सप्लाई वोल्टेज अगर 230 वोल्टेज है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 115 वोल्ट। किसका, विरोधी विद्युत वाहक बल का। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बनता है कि स्टार्टिंग के समय विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, जीरो होता है। अगर विरोधी विद्युत वाहक बल का मान जीरो है तो मोटर क्या होगी दोस्तों, जल जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है, अधिकतम दक्षता पर प्राप्त करने के लिए मोटर के अंदर ईएमएफ का मान यानी विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, तो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। और इसका मान होना चाहिए, लेकिन हमेशा कम होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर वोल्टेज, अगर विरोधी विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो गया तो सप्लाई वोल्टेज में जाएगी नहीं, और सप्लाई वोल्टेज नहीं जाएगी तो मोटर हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये विरोधी विद्युत वाहक बल का जो सिस्टम समझाया मैंने आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा। इससे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, सारा क्लियर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास दोस्तों कल होगी, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। ओके बाय।